हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवसर एकेडमिक्स। हम अपना 11th क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब तक हमने पूरा पढ़ लिया है कि भारत में जो है इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन सा तरीका है। अब हम ये देखेंगे कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर कैसे कराए जाते हैं। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी का जो असली टेस्ट होता है वो यही होता है कि वहाँ पर जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हैं या नहीं है। देखिए, जो इलेक्शन है वो दिखाने के लिए तो सब कंट्रीज़ कर लेते हैं, चाहे उनके यहाँ डिक्टेटर हो, चाहे उनके यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती हो, लेकिन दिखावे के लिए सब इलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो लोग डेमोक्रेसी को आगे चला पा रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि पूरा सिस्टम उनके अंडर होता है। तो अपनी मर्ज़ी से वो वोटिंग भी करा लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट भी बता देते हैं, और एक ही बंदा जो है वो सालों साल तक वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता रहता है, डिक्टेटर बन के बैठा रहता है, और झूठा दिखावे के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इलेक्शन कराए जाते रहते हैं। तो इस तरह के इलेक्शन को ना तो आप फ्री एंड फेयर कह सकते हैं, और ना इस तरह के इलेक्शन से होने वाली सरकार को डेमोक्रेटिक सरकार कह सकते हैं। तो एक डेमोक्रेसी का असली टेस्ट क्या है कि उसमें इलेक्शन कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कि किस तरह से वो फ्री एंड फेयर कराए जाएँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, और इस बात के लिए एक पूरा सेक्शन रखा और एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी जो है उसके लिए बनाई, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि पूरे देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने रखा वो रखा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। मतलब किसी भी देश में फ्री एंड फेयर, फ्री, देखिए फ्री शब्द पे करें, और फेयर दोनों क्या है कि एकदम फ्री होने चाहिए लोग वोट करने के लिए या कंटेस्ट करने के लिए, और फेयर मतलब किसी तरह का किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस बात को हमने इस चीज़ के लिए 200 साल तक अंग्रेज़ों से लड़ाई करी थी कि आप यहाँ से जाएं, हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, हम अपनी सरकार खुद चुन सकें। तो ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को अच्छी तरह से पता थी कि हमें इस चीज़ को ज़रूर लाना है, इसलिए हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रखी गई। मतलब कि देश का हर अडल्ट, चाहे वो मेल है, फीमेल है, पुअर है, रिच है, किसी भी कास्ट से है या किसी भी रिलीजन से है, सबको जो है वोटिंग राइट दिया गया। बहुत सारी जो विकसित देश थे, इवन उनमें भी लेडीज़ को जो है, फीमेल्स को बहुत बाद में जाके जो है वोटिंग राइट मिला, लेकिन हमारी कंट्री में पहले ही इलेक्शन से, पहले ही वोटिंग से जो है फीमेल और मेल और सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से सबको जो है वो वोटिंग राइट दिया गया। इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसके अलावा कंटेस्ट करने के लिए भी सब फ्री हैं। कोई भी जो एक सर्टेन एज तक पहुंच जाता है और देश का जो है वो सिटीज़न है, तो वो चाहे वो किसी भी कास्ट से या किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो या किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता हो, वो कंटेस्ट भी कर सकता है, इलेक्शन को जीत सकता है, सरकार में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये फ्री एंड फेयर बनाने के लिए इलेक्शन को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि अच्छी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। अब क्या था कि जो एडल्ट होने की एज है वो 1989 तक हमारे देश में वो 21 ईयर्स थी। मतलब देश का हर सिटीजन जो कि 21 ईयर्स की एज का हो जाता था वो वोट कर सकता था, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और अब जो है वो 18 ईयर्स, अब जो है अडल्ट होने की एज 18 ईयर्स कर दी गई है। मतलब कि हर सिटीजन जो 18 ईयर्स की एज पर पहुंच जाता है उसके बाद वो वोट कर सकता है। इसके अलावा कंटेस्ट करने के लिए, मतलब अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उसके लिए क्या एज है, तो वो है कि 25 साल, यानी 25 ईयर्स का मेल फीमेल या कोई भी हो जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो 25 ईयर्स का होना चाहिए, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसके अलावा अगर अच्छा कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, किसी की एजुकेशन को लेकर और किसी के जेंडर को लेकर, किसी के सोशल स्टेटस, किसी के इकोनॉमिक स्टेटस, किसी चीज़ को लेकर भी कोई वो नहीं है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, या कोई गरीब है या कोई किसी सेक्शन से है तो नहीं लड़ सकता, वो सब नहीं है। लेकिन अगर किसी को 2 या उससे साल की जेल हो चुकी है, ज़्यादा की क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि वो जेल में रह के आ चुका है, तो फिर वो बंदा कंटेस्ट नहीं कर सकता।
ठीक है। तो ये तो सब बातें हैं जो कंटेस्ट करने के लिए और वोटिंग राइट जो हैं दिए गए हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ताकि फ्री एंड फेयर हो सके। अब ये जो इलेक्शन किए जाएंगे, लोग वोट देंगे और लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, वो करवाएगा कौन? तो उसके लिए भी एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो कि फ्री एंड फेयर तरीके से पूरे देश में करा सके। उसके लिए क्या चाहिए था कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई, इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए थी जो किसी के दबाव में आकर काम ना करे। इस बात का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पूरी तरह से ध्यान रखा है। जो इलेक्शन कमीशन है उसे ना सरकार अपॉइंट करती है, ना उसके लोगों को वो हटा सकती है, ना उनका ट्रांसफ़र कर सकती है। सरकार उनके किसी काम में दखल नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ये राइट मिल गया कि वो इलेक्शन कमीशन के मामलों में दखल देने लग जाए, या उनको कोई धमकी देने लग जाए, उनकी सैलरी कम कर दे या उनका ट्रांसफ़र करने की धमकी दे, तो वो अपना काम जो है वो इंडिपेंडेंट होकर नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी तरह से गवर्नमेंट का कोई इनके जो है बीच में टांग अड़ाने का सिस्टम नहीं है। ये एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी है। जो इसके अब ये है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके तहत ये बनाई गई है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो आर्टिकल 324 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, जिससे कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बने। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उसको असिस्ट करने के लिए एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है हर स्टेट में। मतलब हर स्टेट में जब इलेक्शन कराए जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए हर जगह पर एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा जो उनको मदद करेगा कि भाई स्टेट में इस तरीके से काम कराना है। अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन। देखिए ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शन नहीं कराता है, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, मतलब जो पंचायत के और इस तरह के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं, तो वो ये नहीं कराते। इसके अलावा 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल मेंबर था, मतलब एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन आजकल जो है इसमें 3 हो गए हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर और जोड़ दिए गए हैं। तीनों की पावर सेम होती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बस वो उसका ऐसा नाम है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, पर बाकी सबकी पावर्स भी सेम होती हैं और तीनों मिलकर काम करते हैं। अपॉइंट कैसे किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। किसकी हेल्प से? कैबिनेट और सरकार की मदद से जो है उसको अपॉइंट किया जाता है। बस अपॉइंट करने तक का ही राइट है, इसके अलावा उसको हटाने का नहीं है। क्योंकि अगर किसी के ऊपर ये तलवार लटक रही होगी कि हमने सरकार के खिलाफ कुछ कर दिया या हमने इनके हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया तो ये हमें नौकरी से निकाल देंगे, तो वो कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे। इसलिए उनको हटाने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। उनका 6 ईयर का टेन्योर होता है या 65 ईयर की एज तक, दोनों में से जो पहले हो जाए तब तक वो लोग अपना जॉब पर रहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया उनके सैलरीज़, उनके भत्ते या उनकी जो भी चीज़ें हैं उसमें किसी तरह की ये बिना मतलब में कटौती नहीं कर सकते हैं। अब ये है कि अगर इतना सब पावर्स दे दी जाएंगी तो हो सकता है कि वही गड़बड़ करना शुरू कर दें, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर भी होना चाहिए। तो उनको हटाने का तरीका क्या है? देखिए उसको प्रेसिडेंट हटा सकता है, लेकिन उसका प्रोसीजर जो है बहुत मुश्किल है। उसमें क्या होता है कि दोनों हाउस का एक ख़ास मेजॉरिटी लेनी होती है, तब प्रेसिडेंट उनको हटाना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है। दोनों हाउस की अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए और फिर 2 इकट्ठी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब उसको हटाया जा सकता है। अदरवाइज़ हटाने का और कोई तरीका नहीं है। तो ये सब तरीके हैं जिसकी तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है, एक पावरफुल बॉडी बनाया गया है, जिससे कि देश में सही तरह से इलेक्शन कराया जा सके। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो काम किस तरीके से करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, क्या क्या काम जो है वो इलेक्शन कमीशन को करने होते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होगा इलेक्शन कमीशन का? नाम से ही पता चल रहा है कि देश में इलेक्शन कराना। और क्योंकि हम बात फ्री एंड फेयर इलेक्शन की करनी है, तो इलेक्शन कमीशन का मेन काम है पूरी देश में, चाहे वो सेंटर के इलेक्शन हो या वो स्टेट के इलेक्शन हो, उनको फ्री एंड फेयर तरीके से करवाना। उसमें वो क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहले प्रिपेयर वोटर लिस्ट। सबसे पहले वोटर लिस्ट बनाई जाती है, मतलब जितने भी सिटीजन हैं देश के जो 18 ईयर्स के ऊपर हो गए हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल करना, और जिन लोगों की डेथ हो गई है उनको वोटर लिस्ट से हटा देना, ताकि एक सही पता चल सके कि कितने जो है वो वोटर हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना। इसके बाद डिटरमाइन द टाइमिंग एंड प्रिपेयर द शेड्यूल, मतलब किस टाइम पे जो है इलेक्शन कराए जाएंगे और उसका शेड्यूल क्या होगा, जैसे कि कौन कौन से दिन होंगे, कौन कौन सी डेट्स होंगी जिन पर इलेक्शन कराया जाएगा, फिर कौन से डेट्स होंगी जिस दिन
पे वो जो वोटिंग हुई है उसकी काउंटिंग की जाएगी, फिर कब जो है उसके रिज़ल्ट्स दिए जाएंगे। तो ये सब काम करना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इसके अलावा पोलिंग बूथ तैयार करना, मतलब कि कौन सी जगह, आपने देखा होगा स्कूलों में अलग अलग जगह वोट डलते हैं, तो वो पोलिंग बूथ कौन बनाता है, तो उनको प्रिपेयर करने का, उनको डिटरमाइन करने का, वो सब काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। इसके अलावा इंश्योर द फ्री एंड फेयर पोल। इसके बाद ये ध्यान रखना कि जब इलेक्शन चल रहे हैं, जब पोलिंग हो रही है, तो उस टाइम पे किसी तरह की धांधलेबाजी ना हो। देखिए पहले ज़माने में जब बैलेट पेपर पर इलेक्शन हुआ करते थे तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। जो गुंडे टाइप के लोग हुआ करते थे या बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल लोग होते थे, वो क्या करते थे कि पूरी की पूरी बैलेट पेपर की जो बॉक्स होता था वही उठा के ले जाया करते थे और अपनी मर्जी का बॉक्स वहाँ पर रख दिया करते थे। तो आजकल तो देखिए ईवीएम से होता है, लेकिन फिर भी पूरी उसकी सिक्योरिटी का काम करना कि जो पोलिंग है वो फ्री एंड फेयर हो, ये सब देखना भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इसके बाद इम्प्लीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। मतलब एक मॉडल ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब होता है कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे कुछ दिन पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है। मतलब उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कैंडिडेट्स नहीं कर सकते, पार्टीज़ नहीं कर सकती। कोई जनता की बहुत लुभावनी नई नई योजनाएं शुरू नहीं की जा सकती हैं, या जनता को अपनी तरफ करने के लिए कोई नई बातें नहीं की जा सकती हैं। तो बहुत सारे इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जो एक पूरी लिस्ट बताई जाती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि ये सब काम जो है वो पार्टीज़ और कैंडिडेट नहीं करेंगे, और अगर कोई ये करने में पाया जाता है, उसकी रिपोर्ट हो जाती है, तो फिर उसका इलेक्शन जो है वो कैंसिल भी कर सकती है इलेक्शन कमीशन। इसके बाद और क्या काम करते हैं, रीपोल कराते हैं, रिकाउंटिंग कराते हैं। अगर उनको इतना सब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं पर पोलिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ पर रीपोल करा सकते हैं, मतलब दोबारा वहाँ पर पोलिंग कराई जा सकती है। और अगर ऐसा लगता है कि काउंटिंग में किसी तरह की प्रॉब्लम हुई है, अगर इलेक्शन कमीशन को खुद लगता है या कोई पार्टी रिपोर्ट कर देती है और उनको लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, तो फिर वो रिज़ल्ट को दोबारा काउंटिंग के लिए कह सकते हैं और दोबारा से रिज़ल्ट जो है वो बताए जा सकते हैं। इसके अलावा रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड गिव सिंबल्स। मतलब देखिए आप देखते हैं कि अलग अलग तरह की कितनी सारी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन रिकॉग्नाइज़ करता है? ऐसा तो है नहीं कि जिसका मन करा वो खड़ा हो गया और उसने कहा जी हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो जब कोई लोग ये कहते हैं, कोई ग्रुप होता है वो ये कहता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तो उनको इलेक्शन कमीशन जाना होता है। इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्नाइज़ करती है, उनको एक पार्टी सिंबल दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि कांग्रेस का हाथ होता है, बीजेपी का जो है वो लोटस है, ऐसी सब पार्टीज़ के अपने अलग अलग जो है वो सिंबल होते हैं। वो सब देने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि वो ये सारे काम, अब आपने देखा कि कितने ज़्यादा काम है जो इलेक्शन कमीशन करता है, तो वो ये सारे काम करता कैसे है? इसका मतलब उसके पास बहुत बड़ा स्टाफ होता होगा, आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत लिमिटेड स्टाफ होता है। वो ये सारे काम जो भी करता है उसको करने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेता है। मतलब जब भी कहीं पर इलेक्शन होते हैं, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो या वो सेंटर के इलेक्शन हो, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो उसकी मदद लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब वोटिंग लिस्ट बन रही होती है तो कुछ टीचर्स होते हैं या कोई जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो आपके घर में आते हैं वोटर लिस्ट चेक करने के लिए। इसके अलावा जब वोटिंग हो रही होती है तब वहाँ पर स्कूलों में बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर्स या टीचर होते हैं, या पहले जब बैलेट पेपर होते थे तो उसे बैंक के जो लोग होते थे वो काउंट किया करते थे। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो इनकी मदद करता है इनके काम करने में। इसके अलावा ईसी एक्टेड इज़ एन इम्पार्शल एंड अनबाइज्ड मैनर। मतलब हर तरीके से जो ईसी का काम होता है वो इस तरीके से होता है कि वो हर तरह से इम्पार्शियल हो, मतलब किसी के साथ किसी भी तरह की भेदभाव वाला काम जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करता। उसके लिए सब पार्टी बराबर है, सब कैंडिडेट बराबर है, जो रूल एक के लिए हैं वही रूल सबके लिए हैं। पूरा इम्पार्शियल होगा तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे। तो ये इनका मेन काम होता है। इसके अलावा अनबाइज्ड, मतलब इलेक्शन कमीशन पहले से ये सोच के नहीं रखता है कि ये पार्टी अच्छी है जीतनी चाहिए, ये पार्टी हारनी चाहिए। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। उनका काम क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, इलेक्शन कराने के बाद रिजल्ट बताना। जब वो ऐसे करेंगे अनबाइज्ड होकर, तभी जो है वो फ्री एंड फेयर हो पाएगा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन से लेकर आज तक अगर हम अपने सारे इलेक्शंस को देखें, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन थे, चाहे वो सेंटर के इलेक्शन थे, बहुत सारे हो चुके हैं अब तक। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे जो है वो
पोलिंग अच्छे तरीके से करवाई है और अपने काम में वो सक्सेसफुल रहा है। जबकि बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, कई बार ऐसा हुआ कि री इलेक्शन कराने पड़े, कई बार दंगे हो गए, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आई, लेकिन इन सब के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बहुत ठीक ढंग से किया है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में सक्सेसफुल रहा है। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन हमारे देश में जो है डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से आगे चल सके, उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू वेरी मच।